इंपोर्ट पर खुद के लिए ही प्रतिबंध लगाया है। अब बस कल्पना करके देखिए कि शॉर्ट टर्म में किसी भी राष्ट्र के लिए कितना पेनफुल है यदि वह राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाने के लिए कुछ हथियारों के इंपोर्ट पर ही प्रतिबंध लगा दे। यह हमारे लिए शॉर्ट टर्म में डिफिकल्ट अवश्य था, लेकिन वह चुनौती अब धीरे धीरे अवसर में बदल रही है तथा भारत का सूरज विश्व के रक्षा औद्योगिक पटल पर अब पूरी तरह से धीरे धीरे उभरना अब प्रारंभ किया है। साथियों, अब भारत की रक्षा औद्योगिक क्षेत्र डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर तेजी के साथ सेल्फ रिलायंस की ओर कदम बढ़ा चुका है और हमारे सैनिकों के हाथों में अब जो हथियार आ रहे हैं वो हमारे देश की धरती पर बने हैं और हमारे देशवासियों के हाथों से बने हैं। साथियों, हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने पांच जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है, जिसके तहत 500 ऐसे हमारे सिस्टम और इक्विपमेंट हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और यह फैसला किया है चाहे जो भी हो उसका निर्माण, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और भारतवासियों के हाथों से होगी। इसके अतिरिक्त हमने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी 4 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट भी जारी की है, जिसके तहत 4606 और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स आइडेंटिफाई किए गए, जिसका निर्माण हमारे देश में ही और हमारे देशवासियों के हाथों से ही होगा। साथियों, हमारी गवर्नमेंट का यह मानना है कि कोई भी सेना सिर्फ दूसरे देशों के रिसोर्सेज पर अपने राष्ट्र की सुरक्षा पूरी तरह से नहीं कर सकती है। इसलिए हमने आत्मनिर्भरता के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यह इंश्योर करने का प्रयास किया है कि हमारे सैनिकों के लिए रक्षा संबंधित साजो सामान का उत्पादन भारत में ही हो। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे यह प्रयास अब रंग ला रहे हैं। आज भारत का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ सालाना के आंकड़े को पार कर चुका है। इस समय अप्रॉक्सीमेटली 1,08,000 मोर देन 1,08,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। साथियों, हमने मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से यह इंश्योर किया कि हम भारतीय सेनाओं के लिए अत्याधुनिक हथियार भारत में ही निर्मित करें, यदि संभव हो तो हम उसका एक्सपोर्ट भी करें। और जब हमने डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट की ओर ध्यान देने की बात की, तब हमारे इस प्लान को कई लोगों ने बहुत ही शंका की दृष्टि से देखा और यह कहा कि संभव नहीं है। और इसलिए कहा क्योंकि भारत का रक्षा औद्योगिक क्षेत्र कभी भी एक्सपोर्ट के लिए कभी नहीं जाना जाता था। इंपोर्ट के लिए तो जाना जाता था, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए कभी नहीं जाना जाता था। हम तो हमेशा आर्म्स एंड इक्विपमेंट इंपोर्ट करने के लिए जाने जाते थे, एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं। आर्म्स एंड इक्विपमेंट खुद अपने ही देश में बनाकर और उसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना, यह एक ऐसा काम था जिसे करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। लेकिन पुरानी सरकारों ने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का कभी भी प्रयास ही नहीं किया और वह शॉर्ट टर्म गेन की ओर ही अपना ध्यान बराबर लगाती रही। साथियों, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हमारी सरकार ने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भारत को रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में, डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में भी ऊपर तक ले जाने की योजना बनाई। और आज आप देख सकते हैं कि हम अपने उन प्रयासों में सफल भी हुए, जिसे इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि आज से 7-8 साल पहले डिफेंस इक्विपमेंट्स का एनुअल एक्सपोर्ट, जहां कुल जमा 1000 करोड़ भी रुपए भी नहीं हुआ करता था, लेस देन 1000 करोड़ था भारत में एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स का, वह आज लगभग 20,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह मैं 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूं जी। अप्रॉक्सीमेटली 900 या 1000 या 1100 करोड़ था, आज वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है।
हम एक समय दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर थे, लेकिन आज हम टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में आकर खड़े हो गए। साथियों, अब हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट करना तो जारी रखा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमने स्टार्टअप्स के माध्यम से यंग माइंड्स में भी डिफेंस सेक्टर में, यंग माइंड्स को भी डिफेंस सेक्टर में हम लोगों ने इनवाइट किया। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई सरकार स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने की सोचती है तो वह लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचती है, क्योंकि यही कंपनीज आने वाले 20-25 सालों में अपनी इनोवेशन के दम पर हो सकता है कोई ऐसा काम कर दें जो वैश्विक पटल पर देश की एक पहचान ही बदल दे। इसलिए अभी हाल में ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो अभी मीटिंग हुई है, जिसमें डॉक्टर कामत हमारे डीआरडीओ के यहाँ पर चेयरमैन, DDNRD सेक्रेटरी भी बैठे हैं, वो भी मौजूद थे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मेरी चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई, उसमें भी हमने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के अनेक इफेक्टिव स्टेप्स उठाए हैं। और मैं जानता हूं कई हमारे सहयोगी ने कहा कि साहब ये कुछ जोखिम भरे कुछ ये कदम है। मैंने कहा हम एक बार एक्सपेरिमेंट इस काम को करेंगे, तो उसमें मेजर रिफॉर्म हमने किए हैं। और हमने स्टार्टअप्स से प्रोक्योरमेंट करने के लिए कॉस्टिंग, पेमेंट टर्म्स और एलिजिबिलिटी आदि को काफी लिबरलाइज कर दिया है। हां, इस बात को मैंने जरूर कहा है, जिस तरीके से इसको लिबरलाइज हम लोगों ने किया है, 1 साल के बाद फिर से हमको समीक्षा करनी चाहिए और करेंगे समीक्षा। और आज तो स्टार्टअप्स के बारे में ये बतलाते हुए मुझे खुशी होती है कि जहां पर 2014 के पहले बामुश्किल 300, 400, 500 स्टार्टअप्स हमारे देश में हुआ करते थे, आज उनका नंबर 1 लाख से अधिक हो गया है। साथियों, वर्तमान समय में दुनिया जिन हालातों से गुजर रही है, आप सब भी आकलन करते हैं कि टेक्नोलॉजी हर मामले में एक बड़ा वैरियर बनकर उभरी है। टेक्नोलॉजी एक बड़ी योद्धा बनकर उभरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट वेपन्स, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर जैसी भविष्य की चीजों में वही देश आगे बढ़ सकते हैं जो अपने यहां टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम इन्वेस्ट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आप नई चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार आपको सफलता मिलती है, तो कई बार आपको असफलता भी मिलती है। लेकिन लगातार प्रयासों के माध्यम से यदि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मजबूत बनते जाते हैं तो यह लॉन्ग टर्म में, यानी आने वाले 20-25 सालों में भारत को इतनी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जिसकी कल्पना भी किसी ने कभी नहीं की होगी। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए हम डीआरडीओ के तत्वावधान में डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी लेकर आए हैं, जिसे शॉर्ट टर्म में TDF कहते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टार्टअप्स के माध्यम से इनोवेशन को इनवाइट किया है। यहां मैं विशेष रूप से आईडेक्स का जिक्र करना चाहूंगा। साथियों, आईडेक्स डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री का एक यह अनूठा कदम है, इनोवेटिव कदम है। आईडेक्स डिफेंस एंड एरोस्पेस में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। और आईडेक्स की सफलता के बाद हम आईडेक्स प्राइम भी लेकर आए। आईडेक्स की सफलता के बाद हम आईडेक्स प्राइम भी लेकर आए, जिसके अंतर्गत डिफेंस सेक्टर में लगातार बढ़ते स्टार्टअप्स की मदद के लिए 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करेंगे। ये बहुत बड़ा जंप है। साथियों, सरकार ने डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन करने के लिए डिफेंस बजट का 75%, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा साथियों, सरकार ने डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन करने के लिए डिफेंस बजट का 75%, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सालाना है, स्थानीय कंपनियों से यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से खरीद करने के लिए आरक्षित कर दिया है, इसको रिजर्व कर दिया है।
डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही खरीदा जाएगा। और यह डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने की दिशा में मैं समझता हूं कि एक मेजर स्टेप है। ये बहुत बड़ा यह प्रयास है। और इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक, या ध्यान से सुनिएगा, इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अब तक 4,35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैपिटल एक्विजिशन को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है। एक साल की बात मैं कर रहा हूं। 4,35,000, 4,35,000 का। और रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक के अचीवमेंट्स ने केवल एक नींव बनाई है, एक फाउंडेशन बनाई है। और आने वाले 5 वर्षों में हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारा उद्देश्य है कि 2028-29 तक हमारा एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन 3 लाख करोड़ रुपए को टच करे और साथ ही हमारा सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट वो 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। यह टारगेट हम लोगों ने निर्धारित किया है। हमारा लक्ष्य यह भी है कि हम भारत में एरो इंजन्स और गैस टरबाइंस जैसे हाई एंड सिस्टम को आने वाले 5 वर्षों में भारत में ही हम बनाएं। यह लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि एरो इंजन्स और गैस टरबाइंस जैसे हाई एंड सिस्टम्स को आने वाले 5 वर्षों में हम भारत में ही बनाएं। और अब यह लक्ष्य कोई साधारण लक्ष्य तो है नहीं। और हो भी क्यों? जब इस देश के युवाओं की क्षमता और लगन असाधारण है, और यह मैं ही नहीं महसूस कर रहा हूं, अब दुनिया के विकसित देशों के, डेवलप्ड कंट्रीज के लोग भी इसे महसूस करते हैं। जब इस देश की सरकार की इंटेंशन एकदम साफ सुथरी है, तो साधारण लक्ष्य निर्धारित करने का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। आने वाले 5 वर्षों में हम असाधारण लक्ष्यों की ओर बढ़ने की रोमांचक यात्रा तय करेंगे, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, इस बार के बजट पर यदि हम ध्यान आपने दिया होगा यदि, तो आप पाएंगे कि इस बार भी डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन हुआ है। सबसे ज्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट को बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है, जो कुल बजट का मोर देन 13% होता है। सरकार के पास अब ना तो पैसे की कमी है, अब केवल पैसे से काम नहीं चलता, नीयत चाहिए, इंटेंशन चाहिए, करने का जज्बा चाहिए। तो न तो भारत के पास पैसे की कमी है, और न तो भारत के पास नीयत की कमी है, और न तो भारत के पास जज्बे की कमी है, न तो भारत के पास जोखिम उठाने के साहस की कमी है। सीमाओं पर, बॉर्डर्स का जहां तक सवाल है, बॉर्डर्स पर गहराती चुनौतियों के साथ साथ बॉर्डर के चैलेंजेस से आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के मौजूदा बदलते हालातों के मद्देनजर इस डिफेंस बजट को बढ़ाया गया। यह कदम भारत सरकार की लॉन्ग टर्म अप्रोच, लॉन्ग टर्म सोच को यह दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हम सेनाओं में अग्निपथ एक नई योजना लेकर सामने आए। उस पर लोगों का समर्थन भी हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। सेनाओं में ज्यादा से ज्यादा देश की युवा शक्ति की भागीदारी हो, यह हमारी सोच थी। यूथफुलनेस हमारी आर्मी में बढ़े, इसलिए लाए हैं। और इसलिए भी लेकर आए हैं ताकि आने वाले समय में हमारी सेना दुनिया की सर्वोच्च सैन्य शक्तियों में से एक हो। और इस सोच के साथ और इसी विजन के साथ हम सब ने तीनों ही सेनाओं में अग्निवीरों को शामिल करने की प्राथमिकता दी है। और इस बड़े बदलाव से एडजस्ट करने में थोड़ा समय, मैं मानता हूं, अवश्य लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में यह बदलाव किस तरह से हमारी सेना को पहले की कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत बनाएगा। साथियों, अब तक मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, रेगुलेशन और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में लॉन्ग टर्म गेन पर आपसे बात की है, लेकिन नारी सशक्तिकरण के मुद्दे को मैं नहीं छोड़ना चाहता। नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर अब हमको
बात यदि हम न करें तो मैं समझता हूं शॉर्ट टर्मिज्म और लॉन्ग टर्मिज्म की यह बात शायद अधूरी रह जाएगी। जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत, जिसमें कि महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में रिजर्वेशन दिया गया हो, हमने महिलाओं को वर्षों से लंबित उनका एक पॉलिटिकल राइट, एक राजनीतिक अधिकार जो मिल जाना चाहिए था, उसे हम लोगों ने प्रदान किया है। और भारत में हर क्षेत्र में आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। एक रक्षा मंत्री होने के नाते मैं इस बात को और भी अधिक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सेना में महिलाओं की भूमिका निरंतर दिनों दिन सशक्त हो रही है तथा आने वाले दिनों में यह और मुखर रूप से सामने आपको दिखाई देगी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आपने हमारी नारियों की प्रभावी भागीदारी को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से आपने देखा होगा। इसके अलावा साथियों, हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़े उचित ढंग से जनता में पहुंचाने का भी काम किया है। हमने रेवड़ी कल्चर पर फोकस नहीं किया। हमने लोगों को मिक्सर या कलर टीवी देने का वादा नहीं किया, बल्कि हमने इस देश की ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट किया है। प्रधानमंत्री जी का यही विजन रहा कि हमें भारत की जनता को रेवड़ी कल्चर के नाम पर अकर्मण्य नहीं बनाना, बल्कि हमें अपने मेहनती और युवा यंग ह्यूमन रिसोर्स पर हमें मैक्सिमम जितना कर सकते हैं हमको इन्वेस्ट करना है, ताकि वह भविष्य में भारत के विकास की जिम्मेदारी उठा सकें। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार अलग अलग मंचों से भी इस बात का जिक्र किया है कि हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आने वाले 1000 वर्षों तक भारत को ही नहीं, सारी दुनिया को एक दिशा दे सके। इसलिए यह बात बड़े विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि हमारी सरकार पिछले सिर्फ 5 वर्षों की सरकार नहीं है। हमारी सरकार सिर्फ 5 वर्षों की सरकार नहीं है, बल्कि हम 1000 वर्षों के दृष्टिकोण को रखकर काम करने वाली सरकार हैं। साथियों, यह प्रधानमंत्री जी का ही लॉन्ग टर्म विजन है, यह उनका पॉलिटिकल करेज है। यह सब करने के लिए पॉलिटिकल करेज चाहिए कि उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी के कंस्ट्रेंट्स को ट्रांसेंड करते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था निर्मित की है जो उनके तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी। और मैं समझता हूं चौथे कार्यकाल के बारे में भी किसी को संदेह नहीं होगा। और जब मैं यहां अर्थव्यवस्था कह रहा हूं तो मेरा मतलब उसके माध्यम से देशवासियों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सुख शांति, देशवासियों के बीच आपसी सौहार्द यानी भाईचारा, और इसके साथ साथ कल्चरल प्रोग्रेस, सांस्कृतिक उन्नति आदि सभी इसमें शामिल हैं जो बात मैं कर रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार उनके तीसरे टर्म में इसी प्रकार देश के नागरिक के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, जिस पर हम अब तक रहे हैं। साथियों, हम इस देश के हर वर्ग को अपने साथ लेकर, कभी कभी हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का भी आरोप लगता है, इस देश में हर वर्ग को साथ लेकर इस देश की विकास की यात्रा को हम पूरी करेंगे और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड कंट्री के रूप में स्टैब्लिश करके ही रहेंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प है। मैं फर्स्ट पोस्ट से जुड़े आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया और बेबाक होकर इन विषयों पर मैंने यहां पर आप लोगों के सामने अपनी बात रखी। अंत में इस समिट की सफलता के लिए अपने हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for your very inspiring words and sharing your vision for India's defense. I'm going to request Network 18's